फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी के बारे में आपको बता दूं कि कैसे आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्लस बिल्कुल फ्री में आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और जो आज आप ये वीडियो देख रहे हो ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो आप, और ये फिटर थ्योरी की वीडियो जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे, आईटीआई सॉरी, ठीक है अब दिख रहा है, ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर की वीडियो है। और मैं बात कर रहा था पीडीएफ वगैरह की, टेस्ट वगैरह की आप कैसे दे सकते हो। उसके लिए आपको वेबसाइट ओपन करना है, कौन सी भाई, www.globalit.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, वेबसाइट के होम पेज पे ही अब आपका बिल्कुल आसान कर दिया गया है, कहीं पे कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सबसे फ्रंट पेज में देख रहे हैं या कई सारे टैब, ऐसे 7-8 टैब बने हुए हैं। पहले पे लिखा हुआ आईटीआई मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। आईटीआई निमी क्वेश्चन पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इस पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए सीबीटी एग्जाम में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मॉडल पेपर भी है और भी कई सारे टैब है, इनको आप देख सकते हैं, सब आपके काम की चीज है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपको अपने गूगल में सर्च करना है, मोबाइल फोन के गूगल में क्या सर्च करेंगे भाई, गूगल में सर्च करेंगे ग्लोबल आईटी। जैसे ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी आपको globalit.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा, थोड़ा सा बस ऐसे स्लाइड करना है और आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी मैं आपको दिखा रहा था। आईटीआई निमी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, आईटीआई निमी मॉडल पेपर, सब यहाँ पे पड़ा हुआ। मान लीजिए आपको टेस्ट देना है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड कीजिए, देखिए अब यहाँ पे कई सारे टैब बने हुए हैं। अब आपको किसका टेस्ट देना है, एम्प्लॉयबिलिटी का देना है, इलेक्ट्रिशियन का देना है, फिटर का देना है, तो आपको फिटर का देना है। आप फर्स्ट ईयर के तो देखिए यहाँ लिखा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं, बस नीचे स्लाइड करना है, क्लिक करना है, नीचे स्लाइड करना है, आपका काम होता जाएगा और कुछ नहीं करना। देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 कोई भी देना, बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना, सब यहाँ पे पड़ा हुआ, बस फटाफट क्या करना है, टिक करते जाना है, नेक्स्ट करने जाता है, टिक करना है, नेक्स्ट करना है, सॉरी प्रीवियस हो गया मुझसे ना, नेक्स्ट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। और पूरा डिटेल में जानना है तो मैंने पहली वीडियो देखिएंगे ना, पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा एकदम टेस्ट कंप्लीट करके दिखाया आपको, आप ऐसे भी देखने की जरूरत है, आपको मैंने बता दिया कैसे करना। फटाफट यहाँ आइए, क्लिक कीजिए, अपना टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो पीडीएफ के लिए देखिए एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पीडीएफ, या थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे ना, बस स्लाइड करना और कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट लिखा हुआ है, क्लिक कर लीजिए। इसको बंद करें, बंद करें पे क्लिक कर देंगे हम लोग, बंद हो गया है। ठीक है, नीचे देखिए दो ऑप्शन आ गया, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे को स्लाइड कीजिए, बस नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए ना फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ, यहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 10 तक, एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन है, जो भी पार्ट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, आपके सामने डाउनलोड हो गया। इसको जूम करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर भी दिया हुआ है। तो ये बहुत फायदा है कि आप मोबाइल फोन में भी बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे, हर एक क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर दे दिया गया, तो आपको मोबाइल फोन में भी देखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना आसान, आपके लिए हमने साइट को बिल्कुल आसान बना दिया है, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट दे सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल अब मिल गई होगी, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है भाई आज का हमारा, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, एक्स के रूप में जो ये मार्क किया गया उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे भाई क्या बात हो रही है हमारी। ठीक है, या देखिए आपके सामने या क्या है, या आपके सामने डिवाइडर है। क्या है डिवाइडर, इसके सारे पार्ट्स के नाम एक बार हम लोग देख ले। सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग पेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पेग कहते हैं। इसके नीचे यह जो है यह कमानीदार गोल कमानीदार स्प्रिंग होती है, इसको स्प्रिंग बोला जाता है। यहाँ पे जो एक्स के रूप में पूछ रखा है इसको भी मैं बताता हूँ, उससे पहले इसको देख लिया, बॉल जैसा बना हुआ है, इसको बॉल बोलते हैं। यहाँ पे यह जो नट है, यह नर्लिंग किया हुआ नट है। नर्लिंग इसलिए किया गया होता है जिससे आपकी हाथों की पकड़ मजबूत रहे, तो इसलिए इसको नर्ल नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नर्ल नट बोला जाता है। इसके आगे आएंगे तो इस वाले को हिस्से को हम लोग वाशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाशर। ठीक है, ठीक है। अब यह हमारा क्या है, तो यह हमारा लेग है। इसका कई बार पूछ लेता है कि डिवाइडर का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक गोल सा ऐसे हिस्सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इसी को पूछ रखा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फलक्रम। क्या बोला जाता है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम। या फिर कई जगहों पे पीवट भी बोला जाता है। क्या, पीवट, फलक्रम या पीवट भी बोल देते हैं। तो जो हमारा डिवाइडर होता है ना, कई बार पूछता है कि इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, तो इसका ये जो लेग का पॉइंट है, तो लेग के पॉइंट से लेकर के ये जो फलक्रम या पीवट है, इसके सेंटर तक
समझिएगा, जो फुलक्रम या पिवट था इसके सेंटर से लेकर के लेग के पॉइंट तक की सीधी दूरी है जो होती है, यही हमारा क्या होता है, डिवाइडर का साइज होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डिवाइडर साइज कहां से कहां तक, डिवाइडर के पॉइंट से लेकर के फुलक्रम या पिवट के सेंटर के बीच की जो दूरी है, इसका साइज होता है। काम क्या है, तो डिवाइडर की मदद से हम लोग चाप लगा सकते हैं, कोई वृत्त खींच सकते हैं, किसी दूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना हो तो यह काम भी डिवाइडर के द्वारा किया जाता है, दूरी को ट्रांसफर करने के लिए। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यह कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए जॉब है, इस पर कोई लाइन खींची हुई है, यहाँ तक लंबाई, आप इस लंबाई को इस जॉब पे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, या तो स्केल से माप करके खींचो, या दूसरा तरीका है क्या, डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर में यह दूरी भर लीजिए और यहाँ पे ला करके पिन को चुभो दीजिए, तो यह दूरी आसानी से यहाँ ट्रांसफर हो गई। तो यही बोला जाता है कि दूरी को भी ट्रांसफर करने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। तो यह जो पूछ रखा था एक्स के रूप में क्या था भाई, हमारा फुलक्रम था या पिवट था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल आसान है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या। देखिए ये जो यंत्र दिखा रखा है ना, इसके इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टॉक कहते हैं। इसको हम लोग मेन ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन ब्लेड बोलते हैं। और यह जो है हमारा एक्सिलरी ब्लेड कहलाता है, एक्सिलरी ब्लेड बोलते हैं, सहायक ब्लेड होता है। ये 3 ब्लेड इसमें हो गया, 2 ब्लेड हो गया, एक स्टॉक हो गया। स्टॉक, मेन ब्लेड, एक्सिलरी ब्लेड, यह जो होता है हमारा, यह कहलाता है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या कहलाता है डियर, यूनिवर्सल बेवल गेज। अगर बात करें बेवल गेज की, तो यह जो आपको दिख रहा है ना, यह हमारा क्या है, तो यह बेवल गेज है। इसमें देखिए स्टॉक होता है और ब्लेड होता है, 2 ही चीज होता है, स्टॉक और ब्लेड। तो जिसमें बस एक स्टॉक, देखिए स्टॉक है और ब्लेड, दोनों में खांचे कटे हुए, खांचा या स्लॉट इसलिए काटा गया होता है जिससे ब्लेड की लंबाई को आगे पीछे खिसका करके कम या ज्यादा किया जा सके। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ब्लेड और स्टॉक है, तो यह बेवल गेज। जब ब्लेड स्टॉक के साथ एक अलग से एक्सिलरी ब्लेड भी लग जाए तो उसको यूनिवर्सल बेवल गेज कहते हैं। दोनों का काम क्या है, कोण को मापना। तो कहूंगा जब आप दोनों का काम कोण को मापना है, किसी भी कोण को, किसी बेवल को, किसी जॉब पे बेवल बना हुआ है, एंगल बना हुआ, कोण बना हुआ, उसको चेक करने के लिए, तो आप कहोगे कि यार जब इससे चेक हो सकता था तो उसको हमने क्यों बनाया। तो देखिए जो कोण बेवल गेज के द्वारा नहीं चेक हो सकते हैं, कुछ अजीब तरीके का जॉब हो, कुछ अजीब तरीके के आपके बने हुए बेवल वगैरह जिसको हम लोग नॉर्मल बेवल गेज से चेक नहीं कर सकते हैं, तो उनको चेक करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल बेवल गेज यूज करते हैं। दोनों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है ना, यूनिवर्सल बेवल गेज और यूनिवर्सल बेवल गेज है, यह दोनों जो है हमारे, यह दोनों इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है भाई, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि जैसे इनके द्वारा कोई कोण आपने मापा, तो इस पे कोई मार्किंग तो है नहीं कि आपको पता चले कि एंगल कितना है। तो एंगल कितना उसको पता करने के लिए हमें बेवल प्रोटेक्टर की मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद लेनी पड़ती है, इस बेवल प्रोटेक्टर की मदद लेनी पड़ती है, इसीलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह हमारा है बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर क्या करेगा, तो यह इस पे देख रहे हैं चांदे की तरह है, तो चांदा पे 0 से 180 डिग्री तक कोण बना होता है, तो यह भी 0 से 180 डिग्री तक इस पे कोण बना होगा। ठीक है, और यह मिनिमम 1 डिग्री तक के कोण को माप पाएगा। ठीक है, एक खाना इसका 1 डिग्री का होता है। तो देखिए ये हमारा जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जॉब है, जिस जॉब का यह कोण को चेक कर रहा है। देखिए ये टेपर वाला हिस्सा था जिस कोण को यह चेक किया जा रहा था, तो इसका यह वाला जो हिस्सा है समतल वाले पे और टेपर वाले पे, अब जो इसका नीडल टाइप है, ब्लेड टाइप का, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और या फिर यहाँ पे एंगल को पढ़ लेते हैं कि इसका कोण इसके बीच में कितना बन रहा है। ठीक है, तो यह कोण यहाँ पे पढ़ लिया जाएगा। तो यह तो मैंने बताया कि 1 डिग्री तक के कोण को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। प्लस जो हमारे इनडायरेक्ट मेजरिंग, ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि देखिए जॉब पे लगाते हैं हमें माप इस पे मिल गई, जहां जॉब पे लगाएंगे आपको माप ऊपर मिल जा रही है, तो ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। लेकिन यह जो है इनके द्वारा हमें डायरेक्ट माप नहीं मिलती है, इनमें जो कोण भरेंगे उस कोण को फिर बेवल प्रोटेक्टर पे ले जाकर चेक करेंगे, इसीलिए इन दोनों को इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लास्ट है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। क्या है भाई, यूनिवर्सल सरफेस गेज। एक बार देख लूं मैं फिगर, ठीक है दिख रहा, यह जो है आपके सामने ना, यह यूनिवर्सल सरफेस गेज है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसमें देख लेते हैं सारे पार्ट के नाम। तो यहां से शुरू कीजिए। पहले देखिए इसको क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को स्नग कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्नग बोलते हैं। ठीक है,
और ये हमारा यह जो आपको दिख रहा है यह स्क्राइबर है, क्या है स्क्राइबर है। स्नग और एक क्लैंपिंग नट, इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं स्क्राइबर को पकड़ करके रखते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्क्राइबर को कैसे पकड़ा जाता है, तो अक्सर ऑप्शन हमारा स्नग वाला सही होता है। देखिए स्नग और क्लैंपिंग नट, इसी में स्क्राइबर को पकड़ा गया, तो स्नग वाला ऑप्शन आपको अक्सर एग्जाम में मिलता है, तो स्नग आपका सही होता है, स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्पिंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं या पिलर बोलते हैं, स्पिंडल या पिलर। ठीक है, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो यह वाला हिस्सा है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, जो यहाँ स्क्रू लगा हुआ छोटा सा, इसको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, और यह इसका बेस कहलाता है, यह हमारा बेस है इसका। और बेस में हमारा देखेंगे तो यह वी ग्रू कटा होता है, दिख रहा है ना, बेस में क्या कटा हुआ है, यह वी ग्रू कटा हुआ। वी ग्रू इसलिए कटा हुआ जिससे इसको बेलनाकार जॉब पर भी रखा जा सके। यह हमारा यहाँ पर इसका रॉकर आर्म होता है, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यह जो है हमारी क्या होती है रॉकर आर्म। और यह दोनों हमारे यह और यह दोनों जो है, यह दोनों हमारे क्या है गाइड पिन है, गाइड पिन जो जॉब के सहारे PIN पिन रहेगा। ठीक है, जो हमारा गाइड पिन होता है यह जॉब के किनारे के सहारे पैरेलल चलने में हमारी मदद करता है। यह रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म का एक हिस्सा जो है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से, दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पे यह नट और स्पिंडल से जुड़ा रहता है। एक हिस्सा हमारा क्या है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से, दूसरा जो लॉकिंग नट की मदद से स्पिंडल से जुड़ा रहता है। तो हम स्पिंडल को कितना भी आगे पीछे इस पे झुका सकते हैं, यूनिवर्सल सरफेस, यही फायदा है इसका कि इसमें स्क्राइबर को तो ऊपर नीचे किया जा सकता है, उसके साथ स्पिंडल को भी किसी दिशा में झुकाया जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल सरफेस गेज का फायदा है। इसको हम लोग गेज ब्लॉक, मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। या मार्किंग करने के काम आता है किसी भी जॉब पर, विभिन्न ऊंचाइयों पर कोई हमारी इस तरह से जॉब है तो इसकी एक साइड विभिन्न ऊंचाइयों पर ऐसे मार्किंग किया जा सकता है। प्लस कहीं लेथ मशीन के फोर्जा चक में जॉब को सेंटर पे करना हो तब भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस सब कामों के लिए हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला कह रहा है कि विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। ठीक है, नैरो ग्रुप्स, संकीर्ण खांचे नैरो ग्रुप्स बने हो या 10 डिग्री से ऊपर के कोण हो, उसके लिए हम लोग कौन से फाइल का उपयोग करेंगे ना। पहला क्या है भाई स्क्वायर फाइल, देख लेते हैं। यह जो है आपका यह स्क्वायर फाइल का फिगर है, मुझे उम्मीद है आपको फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर फाइल है, इसकी आकृति कैसी देखिए यहाँ दिखाया गया कि इसकी आकृति स्क्वायर में बनी होती है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यूज क्या होता है इसका, तो इसका जो यूज होता है हमारा ऐसे आयताकार कहीं पे स्लॉट बना हुआ उसकी फाइलिंग करनी हो, वर्गाकार छिद्र बना हुआ हो, आयताकार स्लॉट बना हुआ है, उनकी फाइलिंग करने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है हाफ राउंड फाइल। तो यह जो फिगर आपको दिख रही है हाफ राउंड फाइल है, देखिए आकृति दिखाया गया कि ऐसे हाफ राउंड में होगा, मतलब इसकी एक सतह समतल होती है, फ्लैट होती है, और एक सतह हाफ राउंड में बनी होती है, कर्व आकृति में बनी होती है। मतलब इस फाइल की मदद से हम लोग फ्लैट सतहों की भी फाइलिंग कर सकते हैं और वक्र सतहों की भी, क्योंकि ऊपर फ्लैट है तो इससे फ्लैट सतह की फाइलिंग हो जाएगी, जो कर्व वाला हिस्सा बना हुआ है हाफ राउंड में बना हुआ है उससे वक्र सतहों की भी फाइलिंग हो जाएगी। मतलब यह फ्लैट और वक्र दोनों के लिए, फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस दोनों की फाइलिंग के लिए ना, तो ये हमारे हाफ राउंड फाइल यूज की जाती है, इस तरह से यह बनी होती है। तो इस तरह से हम लोग कहीं पे खांचे कटे हो, वक्र भाग हो, उसकी फाइलिंग करनी उसकी भी कर लेगा और फ्लैट सरफेस की भी हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है ट्रायंगुलर फाइल की। तो यह जो फाइल आपको दिख रहा है ना, यह ट्रायंगुलर फाइल है, देख रहे हैं यहाँ पे आकृति बनाई भी गई जिससे आपको पता चल जाएगी। देखिए त्रिभुजाकार, देखिए क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, फिगर मैंने आपको ले रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने अलग से ले रखा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रायंगुलर फाइल की। तो ट्रायंगुलर फाइल में 3 भुजाएं होती है, इस तरह से 3 सरफेस हो गया इस फाइल में, यहाँ दिखाया भी गया, देखिए त्रिभुज की तरह यहाँ भी दिखाया गया, बाहर भी दिखाया गया। तो 3 भुजाएं होंगी और तीनों पर दांते कटे होंगे, तीनों पर दांते कटे होंगे, और तीनों का जो कोण होता है ना यह तीनों कोण क्या होंगे 60-60 डिग्री के, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। तो ये हमारा ट्रायंगुलर फाइल होती है। कहीं पे ऐसे वी खांचा कटा हुआ, त्रिभुजाकार खांचा कटा हुआ है, तो उसकी फाइलिंग करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर फाइल की यूज करते हैं। लास्ट बचा आपके पास नाइफ एज फाइल या नाइफ एज फाइल है। जैसे नाइफ देखते हैं ना, चाकू होता है, एक साइड उसकी एज बनी होती है कटाई करने की साइड, तो जिधर एज बनी होती है कटाई करने वाला बिल्कुल पतला नुकीला होता है, तिरछेदार वाला, और ऊपर हल्का सा मोटा होता है। मतलब चाकू को देखेंगे आप घर में तो ऊपर हल्का सा ऐसे मोटा रहेगा और नीचे ऐसे जिधर
कटाई करना, उधर एकदम एज बनी होगी, ऐसे नुकीला सा बन जाएगा। तो वही चीज हमारी नाइफ एज फाइल में भी होता है, ऊपर हमारा चौड़ा टाइप में, नीचे बिल्कुल नुकीला बन जाता है, कटिंग एज की तरह इसमें धार बन जाती है इस तरह से। तो इसको नाइफ एज फाइल कहते हैं। और इसका यह जो एंगल होता है जब यह बनता है, तो यह जो एंगल बनता है 10 डिग्री का बनता है। कितने का भाई? 10 डिग्री का, 10 डिग्री का बनता है। तो यही हमारी फाइल है। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि 10 डिग्री से ऊपर के लिए, तो देखिए इसका एंगल 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री से कम वाले में तो यह ग्रुप्स में कटाई कर नहीं पाएगा। 10 डिग्री से ऊपर का होगा तब यह उसके अंदर फाइलिंग कर लेगा। तो वही था, 10 डिग्री के ऊपर की बात किया था, तो यहाँ पे नाइफ एज फाइल हो जाएगा, जो 10 डिग्री से ऊपर के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज ताले की चाबी की मरम्मत के लिए भी करते हैं। कई बार यह भी पूछता है, ताले की चाबी की मरम्मत के लिए भी इस फाइल का यूज किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, और ठीक है चलिए अगला क्या कह रहा है, नेम द डिफेक्ट दैट केस द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। जो हमारी फाइल है उसके दांतों के बीच क्या हो, धातु के चिप्स घुस जाएं, तो उसको क्या कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, कहाँ पढ़ा रखा, तो जो लोग मुझसे ग्लोबल आईटीआई पे जो पेड कोर्स है हमारा, प्ले स्टोर से आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जो लोग जुड़े होंगे, मैंने बिल्कुल अच्छे से फाइलों को दिखा करके ये सब चीजें बिल्कुल डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बात करें भाई, उस दोष का नाम बताना है जिसमें धातु की चिप्स फाइल के दांतों में फंस जाए। भाई फाइल हमारी इस तरह से होती है, एक सेकंड यार फिर से बनाता हूँ ना। फाइल की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी फाइल हो गई, ये हमारी फाइल हो गई। इस पर इस तरह से दांते बने होते हैं। ठीक है, सिंगल कट भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर डबल कट भी होता है। तो ये जो हमारे दांते कटे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या भर जाए, चिप्स भर जाए। जो हम मटेरियल को घिस रहे होते हैं तो मटेरियल से क्या बुरादा निकलता है, तो वो जो पार्टिकल निकलते हैं, जो महीन बुरादे निकलते हैं, वो इनके दांतों के बीच में भर जाते हैं। जब इनके दांतों के बीच में भर जाएंगे तो जब आप इनसे फाइलिंग करोगे, तो एक तो वो उतना, क्योंकि दांते इसके अंदर भरे हुए बुरादे, तो उतना गहराई तक सही से कटाई नहीं कर पाएगा। एक तो कम गहराई तक कटाई करेगा। दूसरी दिक्कत यह होती है, एक तो कटाई कम किया, गहराई कम हो गई। दूसरा कि जब आप कटाई करते रहोगे ना, तो जो इसमें बुरादे भरे हुए ना, वो टुकड़े बीच बीच में गिरते रहेंगे। कहाँ, आपके जॉब की सरफेस पर। जब आप फाइलिंग कर रहे हैं, जब वो जॉब की सरफेस पे इसके जो भरे हुए टुकड़े गिरेंगे, तो उस पर रोल करेंगे और सरफेस पे स्क्रैच मारेंगे, तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी इसमें हमारे चिप्स भर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइल की पिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर, फाइल की पिनिंग। जब हमारा फाइलिंग करते करते जो हमारे चिप बुरादे निकल रहे हैं, जो आपसे जो चिप्स के रूप में, वो अगर फाइल के दांतों के बीच में भर जाएं, तो इसको क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, फाइल की पिनिंग बोलते हैं। और इसको सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अब इसको सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल कार्ड। क्या यूज करते हैं भाई, फाइल कार्ड। फाइल कार्ड में क्या होता है, स्टील के वायर होते हैं। क्या होते हैं डियर, स्टील के वायर होते हैं। ठीक है, इस तरह से बना होता है हमारा फाइल कार्ड ना, एक ब्रश की तरह होता है, कुछ और नहीं है, ऐसे ब्रश की तरह होता है। इसमें ऐसे वायर निकले होते हैं, वायर निकले रहेंगे, ब्रश की तरह रहेगा। जैसे ब्रश देखा है आपने ना, ऐसे चौड़ा सा ब्रश रहेगा, इधर हैंडल टाइप का बना होगा पकड़ने के लिए, और यहाँ पे इसमें क्या होगा, वायर निकला रहेगा, स्टील का वायर। तो जब हम लोग इससे इसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि स्टील का वायर उसमें निकला हुआ है, तो वो फाइल की जो कटिंग है, जो दांतों के एज है, उससे टकराते हैं। तो इससे फाइल की जो दांतों के एज है वो खराब हो सकते हैं। किससे करने में, फाइल कार्ड से। फाइल कार्ड से फाइल की पिनिंग को सही करने में, इसमें से चिप्स को निकालने में क्या होगा, या स्टील का वायर है या इसके दांतों की कटिंग एज पे टकराएगा और उसकी कटिंग एज खराब हो सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कई बार फाइल कार्ड का यूज न करके सॉफ्ट मटेरियल हमारा होता है कॉपर या ब्रास, कॉपर या ब्रास, इसका स्ट्रिप यूज कर लेते हैं। स्ट्रिप का मतलब ऐसे साबुन की टिक्की की तरह टुकड़ा। इसके स्ट्रिप को हम लोग इस पे घिसते हैं, तब भी फाइल की जो होती है हमारी, जो पिनिंग हुई है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला तरीका, कई बार यह वाला तरीका अपनाया जाता है कॉपर या ब्रास के स्ट्रिप का। एक और तरीका कई बार पूछता है कि हम लोग फाइल में जो पिनिंग हो रही है, फाइल के पिनिंग को कम करने के लिए क्या अपना सकते हैं, क्या तरीका कर सकते हैं। तो फाइल के पिनिंग को कम करने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, फाइल की जो फेस है, जो एज पर जो दांत है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चॉक को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चॉक, जानते हैं ना, जिससे व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, उसी चॉक को इस पे लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसकी फाइल की पिनिंग होना कम हो जाता है, मतलब इसमें फिर चिप्स कम बढ़ते हैं, और चॉक को लगाने से इसकी काटने की गहराई भी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। भेदन क्षमता इसकी कम हो जाती है। भेदने की क्षमता मतलब
गहराई तक कटाई करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। तो ये चॉक का यूज किया जाता है फाइल की पिनिंग को कम करने के लिए। ठीक है, किसका यूज करते हैं? चॉक का यूज करते हैं, उस पे लगा देते हैं उसके फेस पे। अगला देखिए, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप। आयल ग्रुप्स की कटाई करने के लिए कौन सा चीजल यूज किया जाता है? आयल ग्रुप्स मतलब नाली टाइप की बनाई जाएगी ना। तो चलिए सभी फाइलों को देखते हैं। पहला क्या है भाई? फ्लैट चीजल, आपको फिगर में दिख रहा होगा। यह जो चीजल आपकी फ्लैट चीजल है, इसका नॉर्मल काम क्या होता है? चिपिंग के लिए। किस लिए? चिपिंग करने के लिए। कोई ढलाई किया गया पार्ट हो, वेल्डिंग किया गया पार्ट हो, ठीक है, फोर्जिंग किया गया पार्ट हो, तो ऐसे पार्टों में जब चिपिंग करना होता है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको काट के हटाना होता है, तो वहां पे हम लोग चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का यूज करते हैं। इसका जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है ना, विड्थ जो होती है इसका, किसका? या कटिंग एज की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वह 16 से 32 mm होती है। कितना होता है भाई? 16 से 32 mm। और जो कटिंग एंगल रहता है, कटिंग एंगल जो होता है इसका, वो 35 डिग्री से 70 डिग्री रहता है। किस काम में आता है वो मैंने आपको बता दिया। वेब चीजल, तो यह जो चीजल आपको दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब चीजल कहते हैं। ये जो चीजल दिख रही है, क्या यूज होता है इसका? तो यूज भी मैंने साइड में दिखा रखा है कि किसी जॉब पर चेन ड्रिलिंग करने के बाद, एक श्रृंखला में ड्रिल करने के बाद, इनके बीच का मटेरियल हटाने के लिए हम लोग वेब चीजल का यूज करते हैं। बीच का मटेरियल हटा देंगे तो पूरा स्लॉट टाइप का बन जाएगा। तो कहीं पर ऐसे स्लॉट टाइप का बनाना होता तो पहले चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं, फिर इनके बीच का मटेरियल इस वेब चीजल की मदद से हटा देते हैं। इस वेब चीजल को पंचिंग चीजल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई? पंचिंग चीजल के नाम से भी जाना जाता है, वेब चीजल या पंचिंग चीजल। ठीक है, हाफ राउंड नोच चीजल कहां पे है भाई? देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। इस साइड जो फिगर दिख रहा है आपको, यह हाफ राउंड चीजल का फिगर है। इसमें देखिए आगे की कटिंग एज को यहाँ बड़ा करके इसलिए दिखाया गया कि इसकी नीचे की जो कटिंग एज ऐसे सीधी नहीं है। कटिंग एज कैसे है? नीचे की जो कटिंग एज है, देख रहे हैं फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे गोलाई में बना हुआ। कटिंग एज कैसे है? गोलाई में बना हुआ है, इसीलिए इसको हाफ राउंड चीजल कहते हैं। और इसी की मदद से देखिए यहाँ जॉब में कैसे काटा जा रहा है, नालियां काटी जा रही है ना, आयल ग्रुप्स काटे जा रहे हैं एक तरह से। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाफ राउंड चीजल का यूज किया जाता है आयल ग्रुप्स काटने के लिए या घुमावदार नालियां काटने के लिए। किसका यूज किया जाता है? हाफ राउंड, क्योंकि भाई आगे हाफ राउंड में बना हुआ है तो इससे नाली टाइप का ऐसा बनेगा, ग्रुप्स टाइप का बनता जाएगा, आयल आराम से इसमें फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसके कटिंग एंगल की बात कर ले तो इसका जो कटिंग एंगल होता है ना, 35 से 45 डिग्री होता है। और इसकी कटिंग एज की जो विड्थ रहती है, जो कटिंग एज की विड्थ रहती है, ठीक है, ठीक है, हाफ राउंड चीजल है ना, 2 से 16 mm रहती है, 2 से 16 mm। जबकि बात कर ले डायमंड पॉइंट चीजल की, तो यह जो आपको फिगर दिख रहा है डियर, यह हमारा डायमंड पॉइंट चीजल का है। इसके आगे देख रहे हैं आकृति यहाँ बड़ा करके दिखाया कैसे, वी आकृति, मतलब डायमंड के शेप की या वी आकृति बना होता है, जिसका जो होता है कटिंग एंगल वो 60 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 60 डिग्री। और कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है, इसकी विड्थ जो होती है वो 6 से 16 mm होती है। कितना? 6 से 16 mm रहती है। और इसका यूज किसी कॉर्नर से, जैसे देखिए यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, कोना बन रहा है, तो किसी कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए, कॉर्नर जॉइंट से, कॉर्नर जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए, कॉर्नर जॉइंट से मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, क्योंकि ये वी आकृति नुकीला है, कॉर्नर नुकीला है, या कॉर्नर पे आसानी से चला जाएगा। ये बात समझ में? कहाँ यूज किया जाता है? कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए। या कहीं पर कीवे बनाओ, कीवे बनाओ, ऐसे आयताकार ग्रुप्स बनाओ या कीवे बनाओ, यहाँ भी कॉर्नर से अगर मटेरियल को हटाना है, जब भी कॉर्नर से मटेरियल हटाने की बात आएगी, डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ पे एक चीजल नहीं दिया हुआ है आपका कि देखिए एक और चीजल होता है, उसको भी बता दूं, ज्यादातर ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, अभी आपको आगे मिलेगा। कौन सा चीजल होता है भाई? फ्लैट के बाद में क्रॉस कट चीजल आता है। क्या आता है? क्रॉस कट, या इसी को हम लोग केप चीजल भी कहते हैं। क्रॉस कट या केप चीजल भी बोला जाता है। ठीक है, यह जो चीजल होती है ना, इसका भी जो कटिंग एंगल होता है, जो हमारा कटिंग एंगल होता है वह 35 से 70 डिग्री रहता है। कितना? जितना फ्लैट चीजल का था। लेकिन इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगा, जो चौड़ाई होगा इसका, यह 4 से 12 mm होता है। 4 से 12 mm, मतलब इसकी जो विड्थ होती है ना, कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वह इससे कम है, 4 से 12 है। मतलब फ्लैट चीजल से क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कम, लेकिन मोटाई ज्यादा होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझे, फ्लैट चीजल से क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कम लेकिन मोटाई ज्यादा होती है। इसको क्रॉस कट या केप चीजल कहते हैं। कीवे वगैरह काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? कीवे काटने के लिए। किसके लिए भाई? कीवे जब काटना होता है तब इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कीवे काटने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, इस फाइल का नाम बताइए। इस फाइल का नाम पूछ रखा है। देखिए यह कौन सी फाइल है, मैं आपको पहले बताऊं कि यह फाइल है हमारी रिफलर फाइल। कौन सी फाइल है भाई, रिफलर फाइल। यह स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। इसका यूज क्या होता है, तो देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं डाई सिंकिंग में। कहां पे, डाई सिंकिंग में करते हैं, नक्काशी करने में करते हैं। नक्काशी का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में ना कई जगहों पे इंग्रेविंग लिख देता है। क्या लिख देता है, इंग्रेविंग कई बार लिख देता है, नक्काशी ना लिख करके, कंफ्यूज नहीं होना। नक्काशी का मतलब इंग्रेविंग होता है। डाई सिंकिंग में हम लोग कर सकते हैं, इंग्रेविंग में या सिल्वर स्मिथी में। कहां पे भाई, सिल्वर स्मिथी में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए नक्काशी का मतलब है ना जो आपके आभूषण वगैरह जो गहने वगैरह होते हैं चांदी के सोने के, तो उसपे जो डिजाइनें बनी होती है, जो नक्काशियां की गई होती है, जो डिजाइनें बनाई जाती है, वह इन्हीं की मदद से रिफलर फाइल के आगे देखिए पॉइंट इनका बिल्कुल नुकीला होता है, तो रिफलर फाइल की मदद से इंग्रेविंग या नक्काशी वगैरह की जाती है। जो पहला है बैरेट फाइल। बैरेट फाइल का फिगर जो आप देख रहे हैं, यह फिगर है, यह देख रहे हैं कैसी आकृति है इसकी भी, त्रिभुजाकार। तो आप कहोगे यार ये तो ट्रायंगुलर फाइल हो गई। नहीं, ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारा ट्रायंगुलर फाइल होता है ना, ट्रायंगुलर फाइल में तीनों भुजाएं एक बराबर होती है और तीनों पर दांते कटे होते हैं। तीनों भुजाएं एक बराबर, तीनों पर दांते कटे होते हैं और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण कितने, 60-60 डिग्री के होते हैं। मतलब 60 डिग्री के ऊपर के खांचों को फाइलिंग करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो बैरेट फाइल होती है इसको हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई, बैरेट फाइल या कैंट फाइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें यह भी त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन इसमें एक सरफेस चौड़ी होती है। ठीक है, यह सरफेस एक बहुत चौड़ी होगी, बाकी दो कम चौड़ी होंगी इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो जो सबसे चौड़ी सरफेस होती है सिर्फ उस पर दांते कटे होते हैं। तो त्रिभुज की आकृति की, लेकिन इसमें दो भुजाएं, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, वह समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगुलर फाइल समबाहु त्रिभुज, लेकिन यह जो हमारा बैरेट फाइल होती है समद्विबाहु, मतलब इसमें दो भुजाएं सिर्फ बराबर होती है। एक भुजा सबसे लंबी, जो सबसे लंबी भुजा होती है सिर्फ उसी पर दांते कटे होते हैं, बाकी दो भुजाएं बिना दांतों के होते हैं। और कोण भी इसका अलग है। यह दोनों कोण इसमें कितना होगा, 30-30 डिग्री के होंगे। यह दोनों कोण, यह वाला कोण 30 डिग्री का और यह वाला कोण भी 30 डिग्री का। ठीक है, यह वाला जो कोण होता है इसका 120 डिग्री का होता है। तो सब कोण भी अलग अलग होते हैं। तो यह कोण थोड़े 30 डिग्री हो गए साइड में, इसीलिए वो सिर्फ 60 डिग्री का था सब। तो 60 डिग्री से छोटे खांचों के लिए यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन 60 डिग्री से कम अगर कोई खांचा है तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं, या 30 डिग्री तक ना। तो 60 डिग्री से कम खांचों की अगर फाइलिंग करनी है तो कैंट फाइल या बैरेट फाइल का यूज किया जा सकता है। चलिए इतना हो गया। क्रॉसिंग फाइल की बात कर लेते हैं। क्रॉसिंग फाइल को हम लोग फिशबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई, फिशबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फिगर है आपके यहाँ सामने दिख रहा है, ये किसका, क्रॉसिंग फाइल का। यहाँ पे देखिए इस फिगर को यहाँ पे जूम करके इसको जूम करके बड़ा दिखाया गया है ना। कैसा होता है, तो अर्धगोलाई में, मतलब दोनों भाग अर्धगोलाई में होते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं, अलग अलग त्रिज्या से अर्धगोलाई में बने होते हैं। मतलब अर्धगोलाई, इधर वाला मान लीजिए इसका अगर रेडियस R1 है तो इधर वाले का रेडियस R2 होगा। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, इस वाले का अगर रेडियस मैं बोलूं R1 है तो इसके इधर वाले का रेडियस क्या रहेगा, इधर वाले का जो रेडियस रहेगा R2 रहेगा। मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग। आप पूछोगे ऐसा क्यों, देखिए अगर रेडियस समान कर देंगे तो वो वृत्त बन जाएगा ना। इधर मतलब दोनों का अगर रेडियस मैं समान कर दो तो ये पूरा क्या एक वृत्त बना देगा। देखिए हमारी जो फिशबैक फाइल होती है या जो क्रॉसिंग फाइल होती है, इसलिए दोनों भाग अर्धगोलाई में, एक कर्व टाइप में बने होते हैं। तो दोनों भाग अर्धगोलाई में होते हैं, लेकिन अलग अलग त्रिज्या के रहेंगे तो वृत्त गोल नहीं बनेगा, ऐसे आपका अर्धगोलाई में बनेगा। नहीं तो अगर आप दोनों का त्रिज्या समान कर दोगे तब तो वो पूरा वृत्त बन जाएगा ना, तब तो वो राउंड फाइल हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी फिशबैक फाइल या क्रॉसिंग फाइल होती है, इसके दोनों भाग अलग अलग त्रिज्या के अर्धगोलाई में बने होते हैं। ठीक है, इसको फिशबैक फाइल भी कहते हैं। कर्व भाग की सरफेस करने के लिए, कर्व भाग की फाइलिंग, सरफेस नहीं, कर्व भाग की फाइलिंग करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है, वक्र भाग की फिनिशिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद आती है हमारी किसकी भाई, मिल्सा फाइल। इसको क्रोचेट फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, क्रोचेट फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई सारी आकृतियां हैं इसकी, डायमंड शेप में है या नॉर्मल। हमारे देखिए इसकी जो एज है यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट है, और इस वाले में दिखाया जा रहा है कि एज कैसी है, एक में दिखाया कि एज ऐसे राउंड में बना हुआ, एज कैसे है, ऐसे राउंड में बना हुआ। फ्लैट एज वाला भी आता है, राउंड एज वाला भी आती है, इस तरह से अलग अलग मिल्सा फाइल आती है। ठीक है, तो कहीं पर हमारा क्या हो, किसी जॉब में हमें ऐसे हमारा ग्रुप कटा हुआ राउंड टाइप का उसकी फाइलिंग करनी है तो राउंड एज वाला यूज हो जाता है। जनरली इसमें ध्यान देंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ, मिल्सा फाइल। क्या लिखा हुआ भाई, सा। और सा का मतलब क्या होता है, सा का मतलब होता है लकड़ी काटने वाली यारी। ध्यान दीजिएगा, सा
सा अगर सिर्फ लिखा हुआ तो सा का मतलब है लकड़ी काटने वाली आरी। अगर हेक्सा लिख देगा तो मेटल काटने वाली आरी हो जाएगी। हेक्सा लिख दिया तो मेटल धातु काटने वाली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सा लिखा हुआ है, इसका मतलब लकड़ी काटने वाली आरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ सा लिखा हुआ है, इसका मतलब लकड़ी काटने वाली आरी होगी। इससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि सा मतलब लकड़ी काटने वाली आरी की बात हो रही है। इसका मतलब जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है ना, उसके जो दांते होते हैं उनको शार्प करने के लिए हम लोग मिल्सा फाइल का यूज करते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा इस बात का कि पूछता है कि लकड़ी काटने वाली आरी के लिए या सा के लिए हम लोग कौन सी फाइल यूज करते हैं। तो आपको इसी से पता चल जाएगा, मिल सा मतलब आरी, याद आ जाएगा आपको। लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को साफ करने के लिए इसी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है व्हाट इज द इस वाइस का नाम क्या। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। ठीक है, यह हमारा चक होता है और यह हमारा आगे 3 जाव बने हुए जो बड़े हैं। ठीक है, यह हमारा होता है पिन वाइस। क्या बोला जाता है भाई, पिन वाइस यूज क्या होता है, तो महीन जॉब को पकड़ने के लिए, तारनुमा जॉब को, कोई तारनुमा महीन तारनुमा जॉब है, कोई पिन है या घड़ी के पार्ट पुर्जे हैं, ऐसे महीन जॉब है, उनको पकड़ने के लिए पिन वाइस का यूज किया जाता है। पाइप वाइस क्या होता है भाई, तो देखिए यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यह पाइप वाइस का, ये जो फिगर दिख रहा है पाइप वाइस का है। इसमें देखिए क्या होता है दरअसल ना, ये देखिए इसको हैंडल बोलते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं, तो नाम आप लोग जानते होंगे। ये हैंडल हो गया, ये स्पिंडल हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पिंडल, इसमें इसलिए यहाँ लिख दिया हैंडल स्पिंडल। और ये हमारा ऊपर वाला जाओ, ये वर्टिकल, इसके जाओ वर्टिकल मूव करते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे जाता है तो अपर जा या लोअर जा, या नीचे है तो लोअर जा, ऊपर है तो अपर जा, या इसको फिक्स जा, इसको मूवेबल जा भी कह सकते हैं। और इसकी आकृति देख रहे हैं वी जैसी बनी हुई, खांचा बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है आपके एग्जाम में कि यह जो हमारा पाइप होता है यह जॉब को कितने पॉइंटों से पकड़ता है, तो यह जॉब को 4 पॉइंटों से पकड़ता है। कितने पॉइंट से पकड़ता है भाई, 4 पॉइंट से पकड़ता है। क्योंकि कोई जॉब अगर आप इसके, क्योंकि ऊपर भी कैसे बना है, ऐसे वी आकृति बना हुआ है, और नीचे भी हमारा कैसे बना हुआ है, वी आकृति बना हुआ है। ठीक है, तो जो जॉब पकड़ेंगे तो ऐसे यहाँ 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 4 जगह, यहाँ 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 2 जगह नीचे 2 जगह ऊपर, 4 जगह टकराता है, इसलिए बोला जाता है कि इसमें जॉब को 4 पॉइंटों से पकड़ता है। आई बात समझ में, 4 पॉइंटों से पकड़ता है। एक चीज और पूछता है, इसका साइज, यह 63 mm व्यास तक के साइज को पकड़ सकता है पाइप के। पाइप वाइस है, पाइप को पकड़ेगा, बेलनाकार जॉब या पाइप, नाम है पाइप वाइस तो पाइप को पकड़ेगा, बेलनाकार जॉब को पकड़ेगा। किस साइज तक के, 63 mm व्यास तक के। कितने, 63 mm व्यास तक के। कई बार पूछता है पाइप वाइस का साइज कहां से लिया जाता है, तो पाइप वाइस का साइज उसमें पकड़े जा सकने वाले अधिकतम पाइप के व्यास से लिया जाता है, या अधिकतम जॉब के व्यास से, कि हम लोग इसके अंदर कितना अधिकतम व्यास वाले जॉब को पकड़ सकते हैं, वही पाइप वाइस का साइज होता है। तो इसमें लोग मैक्सिमम 63 mm का पकड़ सकते हैं। चलिए पाइप वाइस हो गया। हैंड वाइस, यह जो आपको फिगर दिख रहा है डियर, यह हैंड वाइस का है। इसमें जो होता है ना, अरे यार 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यही जो हमारा फिगर है किसका है, हैंड वाइस का है। इसकी जो बात करें हम लोग तो पार्ट्स के नाम, तो देखिए ये दोनों हमारे जा हो गए, ये हमारा विंग नट हो गया। विंग नट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हाथों की मदद से ही जॉब को खोलना है बंद करना, या टूल को खोलना है बंद करना। उसके बाद यहाँ साइड में जो आपको कर्व जैसा भाग दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग। क्या कहते हैं भाई, स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कई बार पूछा, नीचे इसमें भी देखिए पिवट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या लगा हुआ है, पिवट लगा हुआ है, फलक्रम कह सकते हैं, पिवट कह सकते हैं। इसके साइज की बात करें तो इसमें भी देखिए जो पिवट है, पिवट के सेंटर से और जा तक की सीधी दूरी, पिवट के सेंटर से जा तक की जो सीधी दूरी होती है, यही हमारे हैंड वाइस की साइज होती है। ठीक है, जा की चौड़ाई, तो देखिए ये जा की चौड़ाई होती है, और जा की जो चौड़ाई होती है जनरली इसमें जा की चौड़ाई वो 40 से 44 mm रहता है। कितना, 40 से 44 mm। और ये जो साइज रहता है इसका 125 से 150 mm। इसका यूज किया जाता है छोटे जॉब जैसे स्क्रू हो गया, स्क्रू रिविट हो गया, कील हो गया, इनको पकड़ने के लिए किया जाता है, ऐसे छोटे जॉब को पकड़ने के। या ड्रिल करते समय भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ड्रिल करते कोई पतली चादर है, अगर कोई पतली चादर है उसे आप वाइस में दबाएंगे तो चादर मुड़ जाएगी, और हाथ से पकड़ के ड्रिल करने जाएंगे तो ड्रिल के साथ थोड़ा तो घुमा हाथ कट जाएगा आपको। तो इसीलिए उसको जो पतली चादर होती है उसको हम लोग इसमें पकड़ते हैं, हैंड वाइस में, और फिर इससे पकड़ के ड्रिल मशीन पे रख करके फिर उसमें ड्रिल करते हैं। ठीक है, मशीन वाइज क्या है भाई, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह मशीन वाइज का फिगर है। इसमें भी वही चीज है, यह हैंडल हो गया हमारा, या आपका स्क्रू या
स्पिंडल कह सकते हैं, या आपका स्लाइडिंग जा या मूविंग जा है, मूवेबल जा है, या स्टेशनरी जा कहिए या फिक्स जा कहिए, और ये आपका बेस हो गया। मशीन वाइज देखिए, मशीन वाइज क्या होता है ना कि इसकी हाइट बेंच वाइज से कम होती है, यही फर्क है। मशीन वाइज की जो हाइट देखने कितना कम है, तो मशीन वाइज की जो हाइट रहती है वो बेंच वाइज से कम होती है, लेकिन इसकी जा की चौड़ाई बेंच वाइज से अधिक होती है। यही मेन फर्क है आपका मशीन वाइज का। यह यूज किया जाता है मशीनों पर, जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन पे जो वर्किंग टेबल बना होता है उसमें भी देखिए वर्किंग टेबल में स्लॉट कटे होते हैं, छिद्र होता है, यहाँ भी देखिए छिद्र है, तो इस छिद्र से मशीन टेबल के छिद्र में होते हुए बोल्ट लगा करके इसको उस पर टाइट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, फिर इसमें जॉब पकड़ के उसमें डील करते हैं। तो यह हमारी मशीन वाइज है क्योंकि इसको मशीनों पर यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? देखिए पहला दे रखा बेंच ग्राइंडर। कौन सा है भाई? बेंच ग्राइंडर। नाम है बेंच ग्राइंडर, इसको बेंच पे लगाते हैं। कोई मेज होगा, कोई बेंच होगा, उस पे लगाया जाएगा। जैसे बेंच वाइज बेंच पे लगाया जाता है, वैसे बेंच ग्राइंडर को भी बेंच पे लगाया जाता है। ग्राइंडर मतलब जॉब को फिनिशिंग करने के काम आएगा। ये हमारा लाइट बेंच ग्राइंडर लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, किसके लिए भाई? हल्के कामों के लिए, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए यूज होता है। पोर्टेबल ग्राइंडर कौन सा है? तो यह जो आपको फिगर दिख रहा है भाई, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, वो पोर्टेबल ग्राइंडर कहलाता है। जैसे आपकी पोर्टेबल ड्रिल मशीन भी आती है, जो हैंड ड्रिल मशीन, जो हाथ में लेकर के यूज करते हैं, कहीं दीवार में जाकर ड्रिल कर लिए, तो हैंड ड्रिल मशीन होती है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं। वैसे पोर्टेबल ग्राइंडर है, देख रहे हैं ग्राइंडर है आपका, वर्कशॉप वगैरह में दिखे होंगे, तो ये हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर हो, क्योंकि इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल ग्राइंडर है, और इसका यूज जो होता है हमारा ना स्नैगिंग ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। कई बार पूछा गया स्नैगिंग इसके लिए यूज किया जाता है, स्नैगिंग ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। अब कहोगे स्नैगिंग ग्राइंडिंग क्या है? स्नैगिंग ग्राइंडिंग वह ग्राइंडिंग होती है जिसमें हम लोग जॉब की फिनिशिंग को ध्यान में ना रखते हुए अधिक से अधिक मटेरियल काटने पे ध्यान देते हैं। जब हमारा ग्राइंडिंग के द्वारा जॉब की फिनिशिंग को प्राथमिकता ना देते हुए अधिक से अधिक मटेरियल को काटने में प्राथमिकता दी जाए, तो वह हमारा स्नैगिंग ग्राइंडिंग कहलाता है। ठीक है, फिर पेडेस्टल ग्राइंडिंग आता है। तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है सामने, ये हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर है। देख रहे हैं इसमें इसकी हाइट कितनी लंबी है? वो छोटा था, इसीलिए उसको क्योंकि भाई जमीन पे बैठ करके आप ग्राइंडिंग तो करोगे नहीं, तो इसको मेज पे लगाते ताकि आप खड़े होकर ग्राइंडिंग कर सको, क्योंकि इसकी हाइट छोटी। इसका हाइट इतना बढ़ा देते जाए कि इसको बेंच पे रखने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट बस वर्कशॉप में कहीं भी रख दीजिए जमीन पर, इसकी हाइट अपने आप आपके सही पोजीशन तक आ जाएगी और आप आसानी से ग्राइंडिंग कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप इसको याद रख सकते हो फैन से। फैन देखते हैं ना, फैन दो टाइप का आता है, एक टेबल फैन आता है, एक पेडेस्टल फैन आता है। टेबल फैन कौन सा होता है? तो टेबल फैन हमारा इस तरह से छोटा होता है ना, टेबल फैन होता है। टेबल फैन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हाइट कम होती है, इसको हमें अपने पोजीशन तक, जिससे हमें सही वाला पे लाने के लिए इसके नीचे एक टेबल रखना पड़ता है जिससे इसकी हाइट बढ़ सके। ठीक है, तो टेबल फैन होता है। वैसे यहाँ पे बेंच ग्राइंडर है, इसको सही पोजीशन तक लाने के लिए जैसे इसमें टेबल रखना पड़ा, इसको बेंच पे लगाना पड़ेगा। फिर पेडेस्टल फैन आता है। पेडेस्टल फैन में क्या होता है कि पेडेस्टल फैन जो होता है हमारा ना, वह इस तरह से लंबा होता है, यह इसका बेस होता है और यहाँ हमारा फैन होता है। और ये देखिए इसमें इतनी लंबाई, मतलब इसके जो स्टैंड होता है काफी लंबा दे दिया जाता है, जिससे आपको इसको टेबल या बेंच पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी लंबाई अपने आप आपकी जितनी जरूरत है वहां तक रहती है, जिसको पेडेस्टल फैन कहते हैं। वैसे ये ग्राइंडर है पेडेस्टल ग्राइंडर, तो इसमें भी देखिए क्या किया, इसको मेज पे या बेंच पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही इसके हाइट को उतना दे रखा है कि आपकी जहां तक जरूरत वहां तक आ सके। तो वैसे पेडेस्टल फैन, वैसे यह पेडेस्टल ग्राइंडर है। आई बात समझ में? इसी का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? हैवी ड्यूटी के वर्क के लिए, जो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आएगा सरफेस ग्राइंडर। तो जो यह फिगर आपको दिख रहा है सरफेस ग्राइंडर का, ये हमारा प्रिसीजन ग्राइंडर के अंतर्गत आता है। दरअसल जो ऊपर आपने तीनों देखा ना, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल, पेडेस्टल, या तीनों ग्राइंडर हमारे रफ ग्राइंडर के अंतर्गत आते हैं, रफ ग्राइंडर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सरफेस ग्राइंडर है यह प्रिसीजन ग्राइंडिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? प्रिसीजन ग्राइंडिंग। प्रिसीजन मतलब ज्यादा अच्छी, ज्यादा सूक्ष्मता से ग्राइंडिंग करना, प्रिसीजन ग्राइंडिंग के अंतर्गत आता है। इसमें देख रहे हैं, या आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, यह सरफेस ग्राइंडर है। इसमें हमारा यह हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है, जिस पर एक हमारा ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है जो रोटरी मोशन करता है। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल पे हमारा ग्राइंडिंग व्हील लगा है जो रोटरी मोशन करता है, और नीचे जो इसकी वर्क टेबल है यह आगे पीछे गति करती है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। इस पर जॉब को रख दिया जाता है। यह जो हमारा स्पिंडल है ना, यह भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ हमने जॉब रख दिया, अभी गैप है तो इसमें टच करेगा तभी तो आपकी फिनिशिंग होगी। तो यह हमारा स्पिंडल भी ऊपर नीचे
नीचे मूव करता है। हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है रोटरी मोशन प्लस स्पिंडल हमारा ऊपर नीचे मूव कर सकता है और वर्किंग टेबल आगे पीछे, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल आप कह सकते हैं मोशन करता है। तो यहां से हमारी फिनिशिंग होती है सरफेस ग्राइंडर में। और इसका अलग टाइप का भी आता है, एक ऐसा भी आता है जिसका वर्किंग टेबल भी, ग्राइंडिंग व्हील भी रोटरी मोशन, वर्किंग टेबल भी रोटरी मोशन करे। या एक आता है जिसमें यह स्पिंडल क्या ओरिजेंटल था ना, उसका स्पिंडल वर्टिकल रहेगा, उसमें ऐसे भी ग्राइंडिंग व्हील लगी होगी, तो वर्टिकल स्पिंडल वाला भी सरफेस ग्राइंडर आता है। तो इस तरह से हमारे कई टाइप के सरफेस ग्राइंडर आते हैं जो प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद उनके बीच का मटेरियल को हटाने के लिए कौन सा चीजल यूज करते हैं? अभी जस्ट पीछे बात हुई है वेब चीजल, पीछे वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया कि इससे हम लोग क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग के बाद इसके बीच का मटेरियल हटाने के लिए वेब चीजल यूज करते हैं। फ्लैट चीजल क्या होती है? यह है आपकी अभी जस्ट पीछे बात हुई चिपिंग वगैरह करने के लिए। क्रॉस कट चीजल को केप चीजल भी कहते हैं, अभी हमने पीछे बताया था आपको। केप चीजल, सॉरी ठीक गलत लगा दिया मैंने जल्दबाजी में ना, ठीक है। फ्लैट चीजल हमारी यह होगी, फ्लैट चीजल ना, और केप चीजल हमारी या क्रॉस कट चीजल यह होगी। मैंने बताया था फ्लैट चीजल चिपिंग वगैरह करने के लिए, क्रॉस कट या केप चीजल का यूज कहां किया जाएगा? कीवे वगैरह काटना हो ना, कीवे काटना हो। देखिए इसका क्या है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है। यही चीज मैं आपको पीछे बताया था। फिर डायमंड पॉइंट चीजल, तो ये वाला फिगर जो है आपका डायमंड पॉइंट चीजल का 60 डिग्री एंगल होता है, कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो जस्ट ये पीछे बात हो चुकी है। यहाँ चेन ड्रिलिंग की बात किया था तो वेब चीजल हो जाएगा, जिसको हम लोग पंचिंग चीजल भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का? देखिए ये आ गया ना, लकड़ी का काम करने वाले आरी, सा की बात कर रहा है, सा की, लकड़ी का काम करने वाली आरी की बात कर रहा है। दांतों को तेज कौन करेगा? तो जिसमें सा लगा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे ना मिल सा फाइल, सा का मतलब लकड़ी वाली आरी, मैंने बोला था याद रखिएगा। तो इससे आप तुरंत ऑप्शन सही कर लोगे। कौन सा फिगर है? तो यह है हमारा मिल सा फाइल का, ठीक है। बाकी बैरेट फाइल क्या है, जस्ट पीछे बात हुई है, पीछे का वीडियो देख लीजिए, मैंने बताया, ठीक है। इसको कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। रिपलर फाइल यह वाली है हमारी, डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग, सिल्वर स्मृति के कार्यों में इसका यूज किया जाता है। टिंकर फाइल थोड़ी नई है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, अभी ये पहली बार आया ना। ये हमारा क्या भाई, टिंकर फाइल। इसमें दरअसल ना ये देखिए एक फाइल होती है जिसके एक साइड तो दांते कटे होते हैं, लेकिन पीछे की साइड में दांता नहीं कटा होगा, सिर्फ निचली सतह पर दांते, इसके पिछली साइड में दांता नहीं कटा होगा। क्यों? क्योंकि उस साइड हम लोग इस हैंडल को लगाते हैं, जैसे रंधा होता है ना, उसको यूज करते हैं, हैंडल लगा होता है मारने के लिए, तो वैसे इसमें होता है। यह हैंडल इसके पिछली साइड में लगाते हैं जिधर दांते नहीं कटे होते हैं, इसीलिए दो होल बना हुआ जिससे हैंडल को इसमें फिट किया जा सके। तो इसका कोई बड़ी फ्लैट सरफेस की फाइलिंग करनी हो, या जो हमारा ऑटोमोबाइल की बॉडी होती है, जो ऑटोमोबाइल वाहन वगैरह जो होते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो ऑटोमोबाइल की बॉडी होती है, उनकी टिंकरिंग करने के बाद फाइल करने के लिए टिंकर फाइल यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। अगला कह रहा है वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प, मतलब हैमर का वेट कहां पे दिखाया जाता है ना। तो देखिए ये हमारे सामने हैमर है, इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर? इसको हैंडल बोलते हैं। यह हमारा पिन हो गया, लिखने की जरूरत तो है नहीं, दिख रहा है शायद, क्लियर दिख रहा है। यह हमारा पिन हो गया, इस वाले को यहाँ पे वेज लगाता ना, उससे पहले देखिए यह जो होल बना हुआ है जिसमें हैंडल लगाया गया है, इस होल को हम लोग क्या कहते हैं? इस होल को हम लोग, ये जिसमें हैंडल लगाया गया है, इस होल को हम लोग आई होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आई होल। नीचे वाला हिस्से को फेस बोलते हैं, पिन हो गया, फेस हो गया, और यहाँ पे जो हिस्सा है इसको चिक बोलते हैं, और इसी पर वजन को दर्शाया जाता है। इसी पर क्या होता है? वजन को दर्शाया जाता है। कहां पे? चिक पर। तो ये पूछा हथौड़े का वजन कहां दर्शाते हैं? चिक पर दर्शाते हैं। बाकी पार्ट के पास नाम पता चल गए। और यहाँ पर देखिए वेज क्या चीज है, तो दरअसल ये जो आई होल बना हुआ है जिसमें हमने लकड़ी के हैंडल को लगा दिया, या आई होल बना हुआ है, तो हैंडल लगाने के बाद डर रहता है कि वो हैंडल बाहर निकले ना, इसके लिए उसमें एक लकड़ी का पच्चर ठोक देते हैं, उसी को वेज कहते हैं। वेज कोई अलग चीज नहीं है, लकड़ी का एक पच्चर है, मतलब एक लकड़ी के टुकड़ों को कुछ इस आकृति में बना लेंगे, लकड़ी के टुकड़े को इस आकृति में बना लेंगे। अब इसी लकड़ी के टुकड़े क्या करेंगे? हैंडल लगाने के बाद इसी को इसके अंदर ठोक देते हैं, जिससे लकड़ी के हैंडल इसमें टाइट हो जाए और बाहर ना निकले। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? वेज बोलते हैं। ये जो लकड़ी का हैंडल है, कई बार यह भी पूछता है कि लकड़ी का हैंडल जो हैंडल है ये लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, मेटल का क्यों नहीं? तो इसलिए कि जैसे मेटल होगा ना, तो जब आप कहीं पे चोट करोगे तो उतना ही झटका आपके हाथों पे भी लगेगा, वाइब्रेशन आएगा, झंझनाहट होगी आपके हाथों में। इसीलिए हम लोग लकड़ी का हैंडल लगाते हैं कि जब हम चोट लगाते हैं तो जो वाइब्रेशन या झंझनाहट होता है वो लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है, वो आपके हाथों पे नहीं आने देती है। एक चीज और, जो हमारा यह पिन हो गया या फेस हो गया, पिन और फेस के जो बीच का भाग इसको चिक कर रहे हैं ना, इसको कई बार यहाँ पे पोस्ट बोला जाता है। इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट। और इस भाग को साफ रखा जाता है, मतलब जो
हैमर को हम लोग हार्ड रखते हैं ना, क्योंकि बार बार चोट करना है, लेकिन इसके बीच वाले भाई दोनों साइड हार्ड रख, इस भाग को थोड़ा सॉफ्ट रखा जाता है, जिसको हम लोग पोस्ट कहते हैं। और सॉफ्ट रखने का रीजन है कि इसको हम लोग बार बार चोट लगा रहे हैं, जब चोट लगाएंगे तो झटका लगेगा। अगर ये पूरा हार्ड रहेगा तो हैमर आपका क्या हो सकता है, टूट करके बिखर सकता है, क्योंकि भाई ज्यादा हार्ड होगा तो वो ब्रिटलनेस टाइप का गुण आ जाएगा ना, बिखर सकता है। इसीलिए हम लोग बीच वाले भाग को थोड़ा नरम रखते हैं कि जो झटका, जो चोट लगेगा तो ये नरम भाग रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हैमर आपका टूटेगा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण क्या हो जाए, छेनी का जो निकासी कोण है अनुशोषित कोण से कम है तो क्या होगा। देखिए ऐसे नहीं समझ में, इंग्लिश देखिए, क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है, निकासी कोण मतलब क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है, लेस देन मतलब कम हो जाए रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग, चिपिंग करते समय जितना रिकमेंडेड है, जितना हमें चाहिए था क्लियरेंस एंगल, अगर उससे भी क्लियरेंस एंगल कम हो गया तो क्या दिक्कत आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखा रखा है, हल्का समय एंगल के बारे में आपको बता देता हूँ, हालांकि पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में। मान लीजिए कोई जॉब होगा, उसकी कटाई की जा रही होगी, तो ये हमारी इंजन जॉब की सरफेस हो गई, ठीक है। यहाँ से हमारा यह जॉब होगा, या जॉब ऐसे मतलब इतनी चिप्स काटी जा रही है, चिप्स हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा, ये जॉब की कटाई की जा रही है। तो जो हमारा चीजल होता है ना, तो ये देखिए जॉब की जो सरफेस हो गया और चीजल की जो निचली फेस हो गया, ये नीचे वाला फेस हो गया, इनके बीच का ही जो हमारा एंगल है, इसको अल्फा से दिखाते हैं, और यही हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। क्या होता है भाई, क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है। और चीजल की जो ऊपरी फेस है और जहां जॉब पे कटाई की जा रही है, यहां से लंबवत लाइन खींच दी, क्या खींच दीजिए, लंबवत लाइन खींच दी, तो इसके बीच ये जो एंगल बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग रेक एंगल कहते हैं, इसको गामा से दिखाते हैं। और चीजल के ऊपरी और निचली फेस के बीच का जो एंगल है, ये हमारा क्या होता है, बीटा से दिखाया जाता है, और इसी को हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट एंगल बोलते हैं, या कटिंग एज एंगल भी बोला जाता है। फिर चीजल पे जो है, चीजल के सेंटर लाइन खींच दीजिए, चीजल पे यहाँ पे सेंटर लाइन खींच दीजिए, और यह सेंटर लाइन खींचने के बाद जो जॉब की सरफेस है, सेंटर लाइन से लेकर के चीजल के जॉब की सरफेस तक जो एंगल होता है, इसको झुकाव कोण कहते हैं, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, चीजल का झुकाव कोण बोला जाता है, ठीक है। ये सारे पार्ट के नाम हो गए। तो क्या बोला यहाँ पे, क्लियरेंस एंगल अगर हमें जितना जरूरत उससे कम हो जाए, मतलब अगर ये हमारी जॉब है और क्लियरेंस एंगल मान लीजिए हमारा ऐसे नॉर्मल रहना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल रहना चाहिए था क्लियरेंस एंगल, लेकिन आपने क्या किया, क्लियरेंस एंगल को कम कर दिया, मतलब चीजल आपकी बहुत ज्यादा झुक गई, इस तरह से क्लियरेंस एंगल बहुत कम हो गया, जितना चाहिए था उससे कम हो गया। तो अब जब आप चीजल पे चोट मारोगे तो चीजल क्या होगी, फिसल जाएगी, अंदर जाएगी नहीं। और क्लियरेंस एंगल ज्यादा करेंगे तो चीजल अंदर धस जाएगी, अंदर गड़ जाएगी, सतह पे गड्ढा बना देगी। लेकिन क्लियरेंस एंगल ज्यादा कम कर देंगे तो जब चोट लगाएंगे तो चीजल क्या होगी भाई, अंदर यहाँ पे कटिंग एज पाएगी नहीं, मेटल को स्लिप कर जाएगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। हिंदी में पूरा सही से नहीं लिखा है, इंग्लिश में विदाउट रैप्चर मतलब बिना टूटे। कौन सा प्रॉपर्टी है मेटल का जो रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स, जो टेंसाइल फोर्स का विरोध करती है। टेंसाइल फोर्स मतलब यह जॉब इस पर दोनों साइड खींचा जाए, खिंचाव बल, तनाव बल, दोनों साइड से खींचे तो यह टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। तो कौन सा हमारा धातु का प्रॉपर्टी होता है जो टेंसाइल फोर्स का विरोध करता है, उसके साथ ही साथ बिना टूटे, मतलब बिना टूटे टेंसाइल फोर्स का विरोध करता है। टेंसाइल फोर्स लगाने पर वो उसका विरोध करेगा और टूटेगा भी नहीं, बिना टूटे ही टेंसाइल फोर्स का विरोध करेगा। तो देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, तो तन्यता, डक्टिलिटी का मतलब तन्यता होता है, मतलब जिस किसी धातु को अगर हम तार के रूप में खींच सकते हैं तो इसका मतलब उस धातु के अंदर डक्टिलिटी का, तन्यता का गुण है। तन्यता के गुण की वजह से, डक्टिलिटी की वजह से हम लोग किसी धातु का तार बनाया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उनका तार बनाना तभी संभव है क्योंकि उनके अंदर डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, ठीक है। टेनासिटी, तो यही टेनासिटी है जो बात कर रहे थे कि किसी धातु पे जो हम लोग क्या करें, टेंसाइल फोर्स लगाए और वो बिना टूटे उसका विरोध करे, तो वही हमारा टेनासिटी कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। इलास्टिसिटी क्या होती है, तो देखिए किसी भी जॉब पर फोर्स लगाएं उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही वो वापस अपने पुरानी उसी आकृति में आ जाए तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। फोर्स लगाते ही उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही फिर वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। जैसे रबड़ खींचेंगे बढ़ जाएगा, छोड़ते ही फिर अपने स्ट्रीम छोटा हो जाएगा। स्प्रिंग दबाएंगे छोटा हो जाएगा, जैसे ही हाथ से फोर्स हटाएंगे उसका, फिर स्प्रिंग वापस वही अवस्था में आ जाएगी। ये सब इलास्टिसिटी के गुण रखते हैं, तभी ऐसा संभव है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी है, कई सारे ऑप्शन दे देगा किस में इलास्टिसिटी ज्यादा है, जैसे आपका कास्ट आयरन दे देगा, कास्ट आयरन, ठीक है, रबर, स्टील, कॉपर,
इस तरह से कई सारे ऑप्शन पूछेगा किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है। मैंने आपको बताया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, रबर से भी ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील में पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्टील में इलास्टिसिटी होती है, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मेलेबिलिटी क्या होता है, जब किसी धातु को पीट करके उसको चादर के रूप में फैलाया जा सके उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। आघात वर्धनीयता, या भी पीछे की वीडियो में बात हो चुकी है, आघात वर्धनीयता मतलब आघात करने पर, चोट करने पर वर्धनीयता बढ़े। पीट पीट करके धातु के चादर के रूप में, पीट पीट करके धातु को चादर के रूप में फैला दे, मेलेबिलिटी। लेकिन ध्यान रखना कि फैलाए तो उसमें कोई भी क्रैकनेस नहीं आना चाहिए, बिना फटे और बिना क्रैक हुए वह फैल जाए, या तो उसको रोलर में दबा करके चादर के रूप में फैला दें और वो फैल जाता है बिना फटे और बिना क्रैक हुए, तो इसका मतलब उसके अंदर मेलेबिलिटी का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए इसमें इस पार्ट का नाम पूछ रखा है, हम लोग सारे पार्ट का नाम देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, थिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, थिम्बल। यह हमारा होता है रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप। यहाँ पे आ जाइए, यह हमारा जो हिस्सा है यहीं पे मेन स्केल होती है, इसको बैरल या स्लीव कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरल या स्लीव बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये हमारा स्पिंडल लॉक होता है, स्पिंडल को लॉक करने के लिए स्पिंडल लॉक होता है। इसके आगे आ जाएंगे तो यह हमारा स्पिंडल है। क्या है भाई, स्पिंडल है। यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा फ्रेम है, फ्रेम है, ठीक है। और यह वाला जो हिस्सा लास्ट में पूछ रखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाले हिस्से को, यह हमारा एनविल होता है। क्या होता है, एनविल होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एनविल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज रैचेट स्टॉप है। कई बार पूछता है कि रैचेट स्टॉप क्यों दिया होता है ना, तो देखिए अगर आप थिम्बल को पकड़ करके घुमाएंगे तब भी घूमेगा, रैचेट स्टॉप को पकड़ के घुमाएंगे तब भी घूमेगा। लेकिन जब किसी जॉब को हमें माप लेनी होती है तो किसी के अंदर ताकत ज्यादा, किसी के अंदर ताकत कम है, सीधी सी बात है, हर एक इंसान के अंदर समान ताकत नहीं होती है। तो जिसमें ताकत ज्यादा होगा ना, पता चला थिम्बल से जब वो जॉब को माप ले रहा होगा, जॉब जब दोनों आपस में यहाँ संपर्क में आ जाएगी तब भी वह थिम्बल को ज्यादा टाइट घुमा देगा, तो क्या होगा, एक आग दो खाना आगे बढ़ जाएगा। जिसके अंदर कम ताकत होगी वो कम घुमाएगा, पता चलेगा दोनों के माप में थोड़ा सा डिफरेंस, उसी जॉब को मापने में दोनों लोग में थोड़ा डिफरेंस आएगा। जो ज्यादा टाइट घुमा देगा तो एक दो खाना आगे बढ़ जाएगा, जो कमी पे घुमाएगा तो टच करते ही छोड़ देगा तो एक आग दो खाना पीछे रह जाएगा, ठीक है। या ज्यादा टाइट घुमाने पर हमारा जो स्पिंडल पर थ्रेड कटी हुआ भी खराब हो सकती है, मिस हो सकती है, टूट सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, रैचेट स्टॉप बनाए। रैचेट स्टॉप में क्या होता है, जब आप किसी जॉब इसमें रहेगा ना, जब माप लेंगे, जैसे ही हमारा दोनों उसके संपर्क में आएंगे तो जितना फोर्स चाहिए उतना लगने के बाद रैचेट स्टॉप को जब आप घुमाएंगे ना, चट की आवाज आएगी, फोर्स ही नहीं लगेगा उसमें, चट आवाज करने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि बस अब इसके आगे हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। तो आपके अंदर ताकत कम हो ज्यादा हो, सबके समय रैचेट स्टॉप उसी समय आवाज करेगा जितना उसको फोर्स चाहिए होगा उतना लेने के बाद। तो आप कह सकते हो रैचेट स्टॉप क्यों दिया गया होता है, तो जॉब पर एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए, जॉब पर एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए रैचेट स्टॉप लगा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड मीटर। मीट्रिक आउटसाइड मीटर की एक्यूरेसी क्या है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मीट्रिक आउटसाइड की एक्यूरेसी की बात कीजिए, लिस्ट काउंट बोलिए, एक्यूरेसी बोलिए, ठीक है, अल्पत माप बोलिए, अल्पत माप भी कहीं लिखा होता है। यह सब हमारा अल्प माप मतलब छोटी माप या लिस्ट काउंट, छोटी माप। एक्यूरेसी का मतलब भी वही होता है कि मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जा सकने वाली छोटी जो माप होती है वही उसका लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी या अल्पत माप कहलाता है। तो इसके द्वारा हम लोग सबसे छोटी माप कितना ले सकते हैं, 0.01 mm, ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है, फिगर वाला कॉन्सेप्ट कितना सही लग रहा है, कितना नहीं सही लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको तुरंत कहां जाना है, आपको तुरंत जाना है वेबसाइट पे ग्लोबल आईटी, गूगल पर सर्च कीजिए ग्लोबल आईटी, पहले वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नीचे स्लाइड कीजिए, पहले मिल जाएगा आईटी नीमी मॉक टेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। चूंकि आप फर्स्ट ईयर के हैं तो यहाँ पे लिखा फेडरल थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये बंद करें, बंद करने के बाद नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपका टेस्ट है। तुरंत आपने जो अभी पढ़ा है उसका यहाँ पे टेस्ट लगाए। टेस्ट लगाने के बाद कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका काम होगा, तब काम कंप्लीट होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।